जय हिंद। आज हम लोग छैहर किताब की तीसरी कहानी हम जियब कैसे के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। यह एक पारिवारिक कहानी है। अगर आप इस कहानी को अपने जीवन से रिलेट करेंगे तो ये कहानी आपको अच्छे ढंग से समझ आएगी। यह कहानी पूरी तरह से चचा और भतीजा पे टिका हुआ है। चचा खोरठा में बोले तो चाचा को काका बोला जाता है और भतीजा पे टिका हुआ है। भतीजा का नाम रघुनाथ होता है और चचा का नाम महेश्वर होता है। आप इस हाथ को महेश्वर समझिएगा और इस हाथ को रघुनाथ समझिएगा। महेश्वर चचा होता है रघुनाथ का और रघुनाथ महेश्वर का भतीजा होता है। तो ये हो गया भतीजा जो है रघुनाथ और ये हो गया आपका महेश्वर। महेश्वर की पत्नी का नाम पार्वती होता है और रघुनाथ की पत्नी का नाम फुलसरी होता है। ध्यान दीजिएगा, महेश्वर की पत्नी का नाम पार्वती होता है और रघुनाथ की पत्नी का नाम फुलसरी होता है। महेश्वर की तो पुतोह भी होती है। पुतोह हम लोग बोलते हैं बेटा की पत्नी को, तो इसकी दो पुतोह भी होता है। तो यहाँ कितने लोग हो गए? यही 4 लोग हो गए। एक यहाँ हो जाता है आपका रघुनाथ, एक उसकी पत्नी हो जाती है फुलसरी और इसके 2 पुतोह भी होते हैं, तो 4 व्यक्ति। और यहाँ हो जाते हैं आपके महेश्वर और उसके पत्नी पार्वती, तो यहाँ 6 व्यक्ति हो जाते हैं। 2 गांव के और व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है, ये गांव के 2 अलग व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है डमरू और एक का नाम होता है, उस डमरू के पत्नी का नाम होता है चुनिया। आप इसे यहाँ समझें, ठीक है। हम क्या बताएं कि रघुनाथ जो है वो भतीजा है और आपका जो महेश्वर है वो काका है। हम यहाँ लिख दिए हैं काका। महेश्वर काका है और रघुनाथ भतीजा है, ठीक है। महेश्वर की जो पत्नी है उसका नाम है पार्वती। अगर महेश्वर की पत्नी है पार्वती मतलब रिलेशन से रघुनाथ की वो चाची लगी, ठीक। तो यहाँ हम 2 बताएं आपको। अब रघुनाथ की रिलेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। रघुनाथ की पत्नी का नाम है फुलसरी, ठीक। और फुलसरी के जो 2 पोतहू हैं, फुलसरी की पोतहू बोलें या रघुनाथ की पोतहू बोलें, तो इसकी 2 पोतहू भी हैं। और फुलसरी की एक ननद भी है जिनका नाम है मोहरी, जिनका नाम है मोहरी। तो इतने पात्र हैं। और हम आपको बताएं कि गांव के 2 व्यक्ति भी हैं जिनका नाम है डमरू और डमरू के पत्नी का नाम है चुनिया, जो इस कहानी में उनकी भूमिका है, ठीक। तो इस चीज़ को अब हम लोग कहानी को समझते हैं। इसमें कौन कौन ऐसे पात्र की भूमिका है, कौन कौन ऐसे लोग की भूमिका है, आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, ठीक। यह एक कहानी है महेश्वर और ये उनके भतीजा रघुनाथ पे ये कहानी पूरी तरह से टिकी हुई है। महेश्वर कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए अपने घर से निकलता है, अपने रिलेशन में घूमने के लिए अपने घर से निकलता है और अपने गोतिया भतीजा के घर भी वहाँ जा कर के पहुँच जाता है। घूमते घूमते वे अपने गोतिया भतीजा के घर जा पहुँचता है। फिर वहाँ से धीरे धीरे मिलन होती है परिवार की। फिर आगे आगे धीरे धीरे कहानी बढ़ती चली जाती है। अब हम लोग इसे कहानी के रूप में और आपका एक जो खोरठा लैंग्वेज के रूप में जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसे हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करके देखेंगे, ताकि आपको ये कहानी विस्तार रूप से समझ आ जाए और आप एग्ज़ाम में यहाँ से आने वाले सारे प्रश्न को हल कर पाएँ। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले छैहर किताब के 2 कहानी इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखें। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ छैहर किताब के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। पहले आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ये वीडियो को देखें, ताकि आपसे एग्ज़ाम में कोई प्रश्न ना छूट पाए। कहानी का नाम है हम जियब कैसे। हम जियब कैसे मतलब हम जीऊं कैसे। ये जो नाम दिया गया है एक कहानी से ही इसका नाम दिया गया है। आगे जाने पे आपको पता चल जाएगा। हम मतलब हम, जियब मतलब जीऊं और कैसे मतलब कैसे। हम जीऊं कैसे इस कहानी का नाम है। हम आपको बताएं कि महेश्वर अपने घर से
घूमने के लिए, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए वो घर से कुछ दिनों के लिए बाहर निकले थे और उनकी साथ उनकी पत्नी भी दे रही थी जिसका नाम पार्वती था। ठीक, महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल रहल। कहानी बताता है कि महेश्वर और उसकी पत्नी अपने रिश्ते नाते से अर्थात अपने रिश्तेदारों से, हित कुटुंब मतलब रिश्तेदारों से 10-15 दिन के लिए मिलने जुलने के लिए या तो मुलाकात करने के लिए वे घर से निकले थे। यही लिख रहा है, महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल रहल। दिने एगो गांव पुरवल, दिन में उन लोग एक गांव जा चुके थे, एक रिलेशन में उन लोग जा चुके थे। बादे मुंह अंधरा पहुंचला मुरपा, उसके बाद अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद उन लोग एक नए गांव में पहुंचते हैं जिस गांव का नाम होता है मुरपा। यही लिखता है यहाँ, दिने एगो गांव पुरवल बादे, उन लोग एक पूरी तरह से दिन में एक गांव घूम लिए थे, एक रिलेशन के यहाँ जा चुके थे। बादे मुंह अंधरा, थोड़ी सी अंधेरा हो चुका था, मुंह अंधरा थोड़ी सी अंधेरा हो चुकी थी। पहुंचला मुरपा नामक गांव, फिर उन्होंने दूसरे रिलेटिव के यहाँ पहुंचा और यही रहता था उनका जो था नाम भतीजा, जिसका नाम था रघुनाथ। मुरपा गांव में मुरपा ओकर महेश्वर कर गोतिया भतीजा सब रहे हलथी। यही बोलता है कि मुरपा जो गांव था, मुरपा गांव में उसका जो भतीजा रहता था, वो भतीजा और उसके सब जो परिवार वहीं रहते थे। मुरपा ओकर महेश्वर कर गोतिया भतीजा, महेश्वर कौन था, रघुनाथ कौन था महेश्वर का, तो गोतिया भतीजा था। सब रहे हलथीन, सब जो रहता था वो मुरपा गांव में रहता था। महेश्वर बिहा दाने 1-2 झीक आयल गल रहे। झीक मतलब बार, 1-2 बार, झीक मतलब 1-2 बार, है ना, 1-2 बार। तो यही कहता है कि जो महेश्वर था, जो उनके चाचा थे, वो रघुनाथ के घर शादी ब्याह, कोई त्यौहार में, कोई ऐसा उत्साह में वो 1-2 बार गए भी थे। यही लिख रहा है यहाँ कि महेश्वर बिहा दाने मतलब विवाह वगैरह में 1-2 झीक आइल गेल रहे, 1-2 बार वो आए गए थे। पार्वती कदियो ई इलाका ना आयल रहे, अब पार्वती इस इलाका में कभी आए नहीं थे। महेश्वर कर टैक्सी गाड़ी जैसे ही ठड़ू वैले, मर्द बेटा सब हिंदे हुंदे भागी गेला। अब जैसे ही रघुनाथ के घर महेश्वर पहुंचते हैं और वे अपने गाड़ी को खड़ा करते हैं, ठड़ू वैले मतलब खड़ा करना, जैसे वे अपने टैक्सी गाड़ी को खड़ा करते हैं, वहाँ के जितने भी मर्द बेटा मतलब जितने भी पुरुष होते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं। यही लिखा है यहाँ कि महेश्वर का टैक्सी गाड़ी, महेश्वर जैसे अपनी टैक्सी गाड़ी ठड़ू वल्ले मतलब खड़ा करते हैं, मर्द बेटा तो सब मतलब पुरुष लोग सब हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर भागी गेला, सब भाग जाते हैं। मेहरारुओं को गाड़ी के नजीक आवे की हिम्मत नहीं करला और जितने भी औरत थे, मेहरारुओं मतलब औरत लोग, स्त्री लोग, वो भी गाड़ी के नज़दीक आने का हिम्मत किसी को नहीं हुआ। वो कोई भी हिम्मत गाड़ी के नज़दीक आने का कोई हिम्मत नहीं किए। यही यहाँ लिखा है, मेहरारुओं को गाड़ी के नज़दीक आवे की हिम्मत ना कर ले। लाचार है कि महेश्वर गाड़ी ले नांभल। अब यहाँ कहता है कि महेश्वर लाचार होकर के शर्मिंदगी महसूस करते हुए वे गाड़ी से नीचे उतरे। नांभल मतलब नीचे उतरना। यही लिखा है, लाचार है कि महेश्वर गाड़ी ले नांभल मतलब लाचार होकर कर शर्मिंदगी महसूस करते हुए वे अपने गाड़ी से नीचे उतरते हैं और रघुनाथे घरक दूरा खटखटावे लगला। और वे रघुनाथ के घर तो पहले पहुंचे ही थे, उनको पता था कि रघुनाथ अर्थात मेरा भतीजा का घर कौन सा है, और वे दरवाजा को खटखटाने लगे। अर्थात आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि वहाँ के लोग भागने क्यों लगे, जो पुरुष लोग थे वो इधर उधर गाड़ी देख करके क्यों भागने लगे, और वहाँ की महिलाएं भी गाड़ी के नज़दीक आने की कोशिश क्यों नहीं किए, गाड़ी के नज़दीक आने का हिम्मत क्यों नहीं किए। हकीकत ये था कि वो जो एरिया था वो एक आतंकवाद से ग्रसित एरिया था, और जब कोई भी गाड़ी आती थी तो वहाँ के पुरुषों को लगता था या महिलाओं को लगता था कि शायद
पुलिस की ही गाड़ी है, क्योंकि अक्सर वो एक आतंकवाद एरिया था, तो वहाँ पुलिसों और आतंकवादों के साथ लड़ाई अर्थात मुठभेड़ होता रहता था। इसी के डर से लोगों को लगा कि यहाँ कोई ऐसी स्थिति फिर से पनपी होगी, यह एक आतंकवाद एरिया है, इसके कारण पुलिस वहाँ आई होगी और हम लोग को गिरफ्तार भी कर सकती है। यही सोच करके और यही गाड़ी को देख करके जो पुरुष होते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं और महिलाएं उस गाड़ी के नज़दीक आने की कोशिश नहीं करती है, महिलाएं उस गाड़ी के समीप आने की कोशिश नहीं करती है। अब क्या करते हैं महेश सर, अपने जो भतीजा थे उनके रघुनाथ, उनके दरवाज़ा वो ठकठकाते हैं, क्योंकि वो कई बार, वही हम आगे बताए थे कि कई झीक वो उसके घर वो पहुँचे हुए थे, तो उनको पता था कि कौन घर है और वे दरवाज़ा खटखटाने लगे। यही लिखता है, लाचार है कि महेशर गाड़ी ले नाम भल। अब ये भी महेशर को भी ये नहीं पता था कि लोग भाग क्यों रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही थी कि उन लोगों को उस वहाँ के व्यक्तियों को डर था, और ये महेशर को भी नहीं पता था कि मेरी गाड़ी देख करके क्यों लोग भाग रहे हैं। यही देख करके महेशर को शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर वो किसी तरह से गाड़ी से नीचे उतरते हैं और रघुनाथ घारा दूरा खटखटावे लगला और रघुनाथ के दरवाज़ा को खटखटाने लगते हैं, हकावे लागल और बुलाने लगते हैं, मतलब होता है ना, आवाज़ देने लगते हैं, रघु ये हो रघु, कहते हैं रघु ये हो रघु। रघुनाथ का जो शॉर्ट नाम होता है वो रघु है ना, कई लोगों का शॉर्ट नाम होता है, तो वही रघुनाथ का शॉर्ट नाम होता है रघु ये हो रघु, हम तो काका महेशर लागियो। अब कहते हैं महेशर कि रघु हम तेरे चाचा हैं, हम तेरे काका हैं, दरवाजा खोलो, देख कधियो नहीं तोर काकियो आयल हो। अब कहता है कि देखिए रघु हम तो कई बार तेरे घर आए हैं, लेकिन आज देखो मेरे साथ जो कभी नहीं आए थे, अर्थात तेरी चाची तेरे घर कभी नहीं आई थी, वो भी आज आपके घर आई है। देख कधियो नाय, मतलब कभी नहीं, से तोर काकियो आयल हो, जो कभी आपके घर नहीं आई थी वो आज तुम्हारे घर आई है, मतलब आपकी काकी भी आई है। डराई के कोनो बात नाय लागे, डरने की कोई बात नहीं है, सर सिपाही हमीन संग न खैत रे बाबा। और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है रघु, मेरे संग कोई पुलिस वगैरह नहीं है। एगो रघु बहु बड़की भदरुआ माए। अब महेशर आवाज देता है, दरवाजा नहीं खुलता है। अब उसकी पत्नी उसके साथ में रहती है और वो आवाज देती है रघुनाथ की पत्नी को, रघुनाथ की पत्नी को बुलाती है। कौन? पार्वती अब आवाज देना स्टार्ट कर लेती है। पार्वती कौन है? तो पार्वती महेशर की पत्नी है, अर्थात रघुनाथ की चाची। अब महेशर की पत्नी आवाज देना स्टार्ट करती है, एगो रघु बहू, अर्थात वो अपने रघु की पत्नी को बुलाती है, बड़की भदरुआ माए। बड़की भदरुआ माए इसलिए कहती है क्योंकि रघुनाथ के कोई भी संतान का नाम होगा भदरुआ। गांव घर में अगर किसी को लोग औरत एक दूसरे के औरत को बुलाती है तो उसके बड़े संतान के नाम से ही बुलाती है। जैसे राजेश की माँ तो मोहन की माँ सूरज की माँ, या तो अनिल की माँ वीरेंद्र की माँ, ऐसे। तो वैसे ही एक औरत दूसरे औरत को उसके संतान का नाम लेकर के बुलाती है, ठीक उसी तरह से ये भी एक औरत है और दूसरे औरत को बुला रही है और कहती है भदरुआ माए। भदरुआ माए यहाँ किसको कहा गया है? तो फुलसरी को कहा गया है, अर्थात रघुनाथ की पत्नी को कहा गया है। ठीक, यही कहता है एगो रघु बहू बड़की, बड़की मतलब वो बड़ी होगी, गोतिन समझते हैं ना, तो गोतिन में बड़ी होगी, बड़की भदरुआ माए एहोगो पितियान सास आज तोहिन के खोजले आयल होन। और कहते हैं उनके चाची कि बड़की मतलब भदरुआ माए, आज तुम लोग का दरवाजा, तुम्हारी पितियान मतलब चाची को पितियान कहते हैं, और एक सास लगती थी ये रिलेशन से, यही कहती है कि आपकी पितियान सास आज तो तुम लोगों को खोजते हुए आपके घर तक पहुंची है। यही कहती है एगो रघु बहू बड़की भदरुआ माए। भदरुआ माए किसको? फुलसरी को, क्योंकि इसके संतान का नाम भदरुआ होगा, इसीलिए ये
पार्वती है वो फुलसरी को बधरुआ माई कहती है। एहो गो पितियाइन सास आज तोहिन के खोजले आयल हो। पितियाइन सास मतलब चाची जो सास है वो तुम लोग को खोजते हुए आई है। आर तोहिन 6 बजे साँझ भाउल बंदर सियार कर डरे लुकाए गेल हैं। यही कहती है कि आज हम आपको खोजते हुए आए हैं आपके घर, और तुम लोग 6 बजे, शाम को 6 ही बज रहा था, 6 बजे तुम लोग बंदर, भालू, सियार के डर से आप लोग घर में नुका गए हैं, मतलब छिप गए हैं। पार्वती हकावलिक, और ये सारी बात पार्वती कह रही है, अर्थात पार्वती उन लोग को आवाज दे रही है। यही लिख रहा है पार्वती हकावलिक। बड़ी देरी में आवाज चिन्ही के बहू बहरलथीन, बहुत देरी के बाद आवाज को पहचानी। यही कहता है बड़ी देरी में, बहुत देर के बाद अवधा चिन्ही के बहू बाहिर बहरलथीन, और वे बाहर होते हैं। कौन? भदरुआ के माय। देखलथीन, चिन्हलथीन, देखती है, चिन्हती है। ओकर गोतिया घर एक छोट काका काकी लागलथीन, और वो चिन्ह पहचानती है कि मेरे जो गोतिया के जो छोट काका काकी हैं वे मेरे घर आए हैं। वे रिलेशन में जो आपके महेश्वर और पार्वती हैं वे मेरे गोतिया के चाचा चाची हैं, वो चाचा चाची लगते हैं। निंडर है के दुइयों के अंगना घार ढुकलथीन, और निंडर होकर के थोड़ी सी अपनी डर को भगाते हुए भदरुआ माई जो है अर्थात फुलसरी वो उन लोग को घर बुलाती है। यही कहता है ढुकौथी मतलब अंदर बुलाती है। रघु बहू और ओकर पुतहु सब पुरखा आज आयल हथिन से ले झापा झप तीनों साइस पुतो गोड़ लगलथिन। अब हम आपको बताए थे कि फुलसरी की 2 पतोहू भी थी और एक फुलसरी थी। टोटल 3 व्यक्ति और एक रघुनाथ था, तो टोटल 4 व्यक्ति थे वहां, और 2 व्यक्ति इधर से गए हुए थे। जब उन लोगों को पता कि हमारा पुरखा मतलब एक पूर्वज अर्थात चाचा चाची की बात की जा रही है यहाँ, वे पूर्वज हमारे घर आए हैं, तो सभी लोग अर्थात 2 उनकी पुतहू हो गई और एक भदरुआ माई, तीनों जो व्यक्ति होते हैं वे सभी चाचा चाची का पैर लगते हैं। यही यहाँ लिखा है कि पुरखा आयल हथिन मतलब हमारे पूर्वज आए हैं। सेले झापा झाइप मतलब जल्दी जल्दी। तीनों सास पुथो गोड़ लगल थी, और सास पुथो, सास यहाँ होती है फुलसरी और उसके 2 पुथो होते हैं, वो जो होते हैं वो पैर लगते हैं। महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी लेलथिन, और महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी देलथिन। और किसी का अगर सत्कार किया जाता है, आदर सत्कार किया जाता है, अगर कोई घर पहले आता है तो सबसे पहले उसको पानी दिया जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी लोगों ने वही किया। जैसे उनके चाचा चाची उनके घर पहुँचे हुए थे तो सबसे पहले पैर लग करके उन्हें पानी दिया गया। ठीक वही यहाँ लिखा हुआ है कि महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी देलथिन और एक लोटा पानी दिया। लोटा समझते हैं ना, एक बर्तन ही होता है। गोड़ हाथ धोए के बैठला महेश्वर और पार्वती। अब थोड़ा सा फ्रेश होकर के अर्थात पैर हाथ धो करके उसके घर बैठते हैं पार्वती और महेश्वर। रघुक बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गेल रहलथिन। अब फुलसरी के लिए उनके काका काकी एक भगवान का ही रूप थे। यही यहाँ लिख रहा है कि उनके घर उनके काका काकी आए थे तो फुलसरी के लिए एक भगवान ही वहाँ आए थे, अर्थात वो एक भगवान के ही रूप में वहाँ आए थे। ऐसे लिखता है रघुक बहू खातिर तो ओकर काका काकी मतलब उसके काका काकी एखन महादेव और पार्वती मतलब उनके काका महादेव और उनकी काकी पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गेल। और उनके मन में लगा, किनके मन में? फुलसरी के मन में, कि मेरे लिए भगवान यहाँ आ गए हैं। जकर कहियो छाही कर आसरा ना रहे ओकर गोड़ पहुँची गेल रहे। अब फुलसरी कभी उम्मीद ये नहीं की थी कि मेरे चाचा चाची मेरे घर आएंगे। अब जिसकी उम्मीद नहीं होती है और दिल में बहुत चाहत होती है उसके प्रति और वो अचानक से आ जाते हैं तो ऐसा उस अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ फुलसरी के साथ भी होता है। कभी ऐसा उम्मीद नहीं था कि उनके चाचा चाची उनके घर आएंगे,
लेकिन उनके मन में बहुत चाहत होती थी कि उनके चाचा चाची उनके घर आएँ, और उस टाइम वहाँ आ भी गए थे तो ऐसा लग रहा था कि उनके घर मेरे लिए भगवान ही आ चुके हैं। तो छाहर आसरा ना रहे, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं रही थी ओकर गोड़ पहुँच गए, उसका पैर मेरे घर में पहुँच गया। वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेंग ना धेलहूँ, जग दुनिया रहत मिलहत, चाहे जेकराने हवा है धन बल व विद्या उ यदि कोनो साधारण परिचित परिवारिक अचक्के पहुँच जाओ तो भगवान कर अचक्के दर्शन कमनी बूझ जाए। यही कहता है कि जिसके पास धन हो, बुद्धि हो, सारी ज्ञान हो, अगर भी आपके घर अचानक से पहुँच जाता है तो उसका दर्शन कोई भगवान के दर्शन से कम नहीं होता है। यही यहाँ लिखता है। अचक्के मतलब अचानक से, है ना। यही आपको लिखता है यहाँ कि वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेंग डेग या ना दिहलू, जग दुनिया रहा है मिला है, चाहे जेकराने हवय धन बल व विद्या उ आदि कोनो साधारण परिचित परिवारे अचक्के पहुँचे जाओ तो भगवान कर अचक्के दर्शले कमनी बुझल जाए। ऐसे ही खुशी कर मौका रहे रघुनाथ के परिवारे रघु बहु खुश रही ओकर घर भगवान और पार्वती पहुँचल हथी। अब ये पूरी तरह से जो फुलसरी थी वो पूरी तरह से खुश हो चुकी थी कि मेरे यहाँ एक भगवान का ही रूप आए हैं। बिन हकौले उतने ओकर मने चिंता बढ़ले, लेकिन ये सोचने लगी कि हम इनको बुलाए भी नहीं हैं, लेकिन ये अचानक से मेरे घर में आ कैसे गए, कोई बात तो नहीं है। इसीलिए उनको चिंता होने लगी। यही कहने लगा बिन हकौले उतने, बिन हकौले जो आए मतलब बिन वो जो बुलाए आए उतने ओकर मने चिंता बढ़ले, इसलिए उनके मन में थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है। भगवान भगवती रूपे आयल काका काकी के का लेखे सेवा करे पारबैन। अब ये सोचने लगी कि मेरे लिए तो वे लोग भगवान हैं, इन लोग का हम सेवा सत्कार कैसे करें, जबकि सब बेटा छुआ गाड़ी इंजोर देखी के भागी गेले। अब उनका बेटा भी गली में वगैरह में था तो इनका बेटा भी भाग गया था। गाड़ी की ये क्या है, इंजोर मतलब होता है गाड़ी की प्रकाश को देख करके, गाड़ी की लाइट को देख करके सब भाग गए थे गली के पुरुष। तो उसका बेटा भी उसमें भी था तो वो भी वहां से भाग गया था। तो यही लिखता है जबकि सब बेटा छुआ गाड़ी की इंजोर देखी के भागी गेला, कैसे हम काका काकी के आओ भगत करे पारी। आओ भगत मतलब सेवा सत्कार। अब ये सोचने लगी भदरुआ में अर्थात फुलसरी कि हम अपने काका काकी को कैसे सत्कार करें, कैसे सत्कार कर पाएं। ये चिंता ये डूबो गए और ये चिंता को लेकर के वो डूब गई। इनको ये चिंता होने लगा। तखने पार्वती ओकर काकी कहीं उठले। उसी समय उसकी काकी ये अपने मन में ही सोच रही थी। तब तक उनकी काकी ये बात को कह उठी, बहू तोरा कोनो चिंता फिक्र करे के दरकार नहीं खो। अब ये उनकी काकी अर्थात पार्वती कहने लगी कि बहू आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एखने हमन खग डालें तोरे ननद मोहरी। यही कहते हैं कि देखिए अभी हम आपके ननद जो है मोहरी, हम आपको बताए थे फुलसरी की ननद है मोहरी। मोहरी हिया खाए पी के आओ लगल ही। अब कहती है कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके ननद के यहाँ खा पी करके आए हुए हैं। अब पता चला कि इन लोग दिन में कहाँ से घूम करके आए थे। जो यहाँ लिखा हुआ था दिने एगो गांव पूरल बादे मुँह अंदरा पहुँचला मुरपा। इन लोग खा पी करके रघुनाथ के घर पहुँचे थे। तो कहाँ से पहुँचे थे, तो वे ननद के घर से खा पी करके अर्थात ननद के घर से उन लोग रघुनाथ के घर पहुँचे थे। रघुनाथ के बहू पार्वती बातें विश्वास करी के थिराइल और रघुनाथ की पत्नी इस बात को सुन करके थोड़ी सी विश्वास करती है और थोड़ी सी आराम महसूस करती है, क्योंकि ये पहले से हड़बड़ी में रहती है, जल्दी में रहती है, ये सोच में डूबी हुई रहती है कि हम अपने चाचा चाची का सेवा सत्कार कैसे करें। हम लोग साधारण इसका सेवा सत्कार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मेरे लिए एक भगवान का ही रूप है। इसीलिए ये चिंता में पड़ी हुई थी, क्योंकि इनके बेटा भी इनके घर में नहीं थे जो किसी
किसी से कुछ मंगवा लेती। अब जब इनकी चाची ये बात कह देती है कि हम आपके ननद के घर से खा करके आए हुए हैं, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, तो इस बात को सुन करके जो आपकी भदरुआ माई थी वो थोड़ी सी अस्थिर होती है, अर्थात यही कहता है विश्वास करी के थिराइल, मतलब अस्थिर होती है। मगर सादा मीठा खाए के तो बने कर रहे, लेकिन जो आपका दही होता है सादा माठा, है ना, सादा माठा मतलब दही ना, दही दूध दही समझते हैं, तो वही दही खाए तो बनबे कर है। अब सोचती है कि अब ये सादा जो मट्ठा है अर्थात जो दही है वो तो खाए सकते हैं। बड़की पुथू के हकाव के रघु के बहू फुलसरी कहले। अब इसकी 2 बहू थी, अब इसमें से बड़की बहू को बुलाती है फुलसरी और कहती है बेटी काका ससुर तो काय झिक आयल गेल हथ। अब कहती है कि काका जो हैं अर्थात महेश्वर जो हैं वो मेरे घर कई बार शादी ब्याह में आए हैं, कोई उत्साह में आए हैं, मगर काकी सास कर ई पहिल आवना लगलन। और लेकिन ये जो आपकी काकी आई है वो पहली बार आई है। काजन फैरो कहियो ऐते दूर आवे पारते सेले गोली कोटरिया मार और काका काकी के खियाविन। अब कहते हैं कि देखिए आपकी चाचा तो कई बार आए हैं, चाचा जो ससुर हैं वो कई बार आपके घर आए हैं। अपनी पतू को कहती है पता नहीं आपकी चाची ये पहली बार आई है, पता नहीं अब कभी आएगी कि नहीं इतना दूर। सो क्या करो बहू कि छोटी कटोरी है, गोल कटोरी है, गोल कटोरी मतलब समझते हैं ना, एक डूबा समझते हैं, डूबा का जो छोटा आकार होता है उसे हम लोग कटोरी कहते हैं। तो कटोरी में दही लाने के लिए बोलती है और उसे खिलाने के लिए बोलती है। यही कहती है का जन मतलब क्या पता कहियो एते दूर आवे पारते सेले गोली कटोरिया मार और काका काकी के खियाओ, और गोली कटोरिया में दही ले आओ और काका काकी को खिलाओ। सब अपन अपन काम में लगला और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, कोई बात विचार करने में लग जाते हैं। और उसकी दोनों जो बहू होती है फुलसरी की दोनों बहू वो काम में लग जाती है। फुर्सत पावल महेश्वर और थोड़ी सी समय मिला महेश्वर को। पार्वती तो अपने ले बूढ़ी पुतहू संग घर कर सार समाचार बोले लगलन। अब जहाँ 2 औरत जमा हो जाएगी वो इधर की बात उधर की बात इसकी बात उसकी बात करना स्टार्ट कर देती है। बस वही घर की क्या स्थिति है, घर का क्या समाचार है, ये अपने औरत जो हैं अदल बदल करने लगे, आदान प्रदान करने लगे कि मेरे घर की स्थिति क्या है, आपकी घर की स्थिति क्या है। तो यही सभी लोग बात करने लगे। महेश्वर खाटी ले उठल और महेश्वर खाटी पे बैठा हुआ था, खाटी पे बैठा हुआ था। वो वहाँ से उठता है, दरवाजा खोली बाहर निकलल रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल करके खाटी पर से उठा और वो दरवाज़ा खोला ही था, उसी समय उसका जो भतीजा, अभी तक वो रघुनाथ घर में नहीं था, वो रघुनाथ अब घर आता है। रघुनाथ भेटाइल, अब रघुनाथ मिलता है। जन में बोल रहा थू गोड़ धुई के गोड़ लगले रघुनाथ। अब वो अपने काका का पैर लगता है रघुनाथ और पूछल कैसे कैसे आज हिंदे हुंदे गोड़ रखल है काका। अब पूछते हैं क्या काका आज इधर उधर कैसे आपका पैर रखा गया। तो उसके चाचा कहते हैं महेश्वर, चाचा कहते हैं कहाँ कहियो घूरे ले बहराले ही तोर काकी संग। आप कहते हैं कि क्या कहें रघुनाथ, तेरी काकी से के साथ आज हम घूमने के लिए आए हैं, मतलब बाहर आए हैं। बहरेले ही तोर काकी के संग है, मतलब आपकी काकी के साथ हम घूमने के लिए बाहर हुए ही हैं। हित कुटुंब कर घर दूरा देखे का मन भैलक और अपने परिवार अपने रिश्तेदार का घर देखने का मुझे मन किया। सोचनी अपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब आर ई इलाका कायगो देखे सुने जगह है। अब कहता है महेश्वर कि हम घूमने के लिए बाहर निकले हैं, सोचे कि अपने रिलेटिव अपने रिश्तेदारों के घर भी जा लें, उनका घर देखने का मन किया, उनके घर भी जा लें और लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। और इधर ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जो घूमने के लायक हैं। यही लिखता है कायगो देखे सुने के जगह है, जो इधर है वो
कई गो मतलब कितना भी देखने और सुनने की लायक जगह है। घूरी आवब गोटा 15 दिन कर प्रोग्राम लेके चलल ही। अब कहता है कि पूरे 15 दिन हम लोग घूमने की मन से प्रोग्राम लेकर के चले हैं। मतलब अब हम लोग 15 दिन घूमने के मन से हम लोग घर से निकले हुए हैं। ये हम लोग प्रोग्राम लेकर के चले हैं कि हम लोग 15 दिन घूमेंगे। यही कहता है घूरी आवब गोटा 15 मतलब पूरे 15 दिन कर प्रोग्राम लेके चलल ही। पूरे 15 दिन हम लोग घूमने का प्रोग्राम लेकर के चले हैं। लुगु धाम जाए एक विचार है। एक धाम है लुंगू धाम, वहाँ भी जाएंगे। फिर पारसनाथ धाम जाब और फिर पारसनाथ धाम जाएंगे। पारसनाथ धाम आपको पता है गिरिडीह जिला में है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है और पारसनाथ की जो सबसे अधिक ऊंची पे चोटी है उसे हम लोग क्या कहते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चलिए इस कहानी को हम लोग आगे देखते हैं। रघुनाथ के चाचा महेश्वर कहते हैं कि हम लुंगू धाम जाएंगे और पारसनाथ जाएंगे और साथ ही साथ क्या कहते हैं आगे हम लोग देखते हैं। और जंदे जंदे लोग कहते और महेश्वर कहते हैं कि और अगर लोग जिधर जिधर कहेंगे तंदे तंदे जायक विचार रख ले ही। हम तो जाएंगे लुंगू धाम, पारसनाथ धाम जाएंगे और जिधर जिधर लोग कहेगा उधर उधर भी हम जाने का विचार रखे हैं। इधर घूमने का बहुत ऐसा क्षेत्र है जिधर जिधर लोग बताएगा उधर उधर हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। ऐसे एक हम लोग मोटा मोटी एक आंकड़ा लेकर के चले हैं कि हम लोग 15 दिन घूमेंगे ही। यही कहता है। और जंदे जंदे मतलब जिधर जिधर लोग कहते हैं लोग कहेंगे तंदे तंदे जायक विचार रख लें, उधर उधर हम लोग जाने का विचार रखे हैं। तनी रुकी के फिर बोलते हैं कि यहाँ तनी रुक करके देखी जाए पहुँचे पारे कि नाय। और हम लोग देखते हैं हम लोग उस जगह पे पहुँच पाते हैं कि नहीं जहाँ जहाँ हम लोग सोच करके आए हैं। हिये तोहनीन कर गाँव आयल से तो हमरा दूरे बुझाई गेलक। और महेश्वर कहते हैं रघुनाथ से कि रघुनाथ हम आपका गांव आए तो हमें लगता है कि हम बहुत दूर आ गए हैं। यही कह रहा है कि हिये तोहिन कर गाँव आइल से तो हमरा दूरे बुझाई गेलक। सभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी देखी के भागी गेला, लुकाई गेला। हमरा तो बड़ा आश्चर्य लागा, इतना डर आखिर तोहिन के काहे। अब कहते हैं महेश्वर कि हम आपका गांव आए तो मेरा टैक्सी गाड़ी देख करके आपके गांव वाले भाग गए, लुकाए गए मतलब छिप गए। आखिर आप लोगों को इतना डर क्यों है, किससे है। यही कहता है सब मर्दाना मतलब सब पुरुष टैक्सी गाड़ी देखी के भागी गेला। मेरी जो गाड़ी है वो देख करके भाग जा गए हैं। लुकाई गेला मतलब छुप गए। हमरा तो बड़ा आश्चर्य लागल, मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा। हम तो आश्चर्यचकित हो गए। इतना डर आखिर तोहिन के काहे, आखिर इतना डर आप लोगों को क्यों है। महेश्वर रघुनाथ कर जवाब कर आसरा करे लागल। अब महेश्वर रघुनाथ का जवाब का आशा करने लगा क्योंकि वहाँ जो था रघुनाथ वहाँ का स्थानीय निवासी था। वही महेश्वर को अच्छे ढंग से बता सकता था कि वहाँ के लोग टैक्सी गाड़ी देख करके क्यों भागे। काका पुलिस के डरे सब मर्दाना हिया न आस पास एक सभे गाँव एक लुकाए छिपाए लागत। अब कहते हैं रघुनाथ कि काका पुलिस के डर से, चचा पुलिस के डर से ये सारे जो गांव हैं, ये गांव सिर्फ नहीं अगल बगल के जितने गांव हैं वो पुलिस के डर से इधर उधर छुप जाते हैं, इधर उधर लुका जा है मतलब छुप जाते हैं। यही कहता है काका मतलब चाचा पुलिस के डरे सब मर्दाना हिये न आसे पासे सभे गाँव के लुकाए छिपाए लागत। यहाँ नहीं, मेरे गांव की ये बात सिर्फ नहीं है, अगल बगल के जितने भी गांव हैं वो सारे के सारे गांव वालों पुलिस के डर से छिप जाते हैं। पुलिस एमसीसी एरिया कही के कुदावत रहथिन। कहता है कि ये सारे जो क्षेत्र हैं मेरे गांव और मेरे बगल के जो गांव हैं उसे पुलिस एमसीसी एरिया कहते हैं।
और एमसीसी एरिया कह करके यहाँ के लोगों को दौड़ाते रहते हैं। कुदावत रहथिन मतलब दौड़ाते रहते हैं। सेले यहाँ के लोग किसी भी गाड़ी को देख करके उन लोग को लगता है कि पुलिस ही आई है, इसलिए लोग सब भाग जाते हैं। रघु एक एक नासे कहे लागल और रघु इस बात को एक लय में कहते चला जाता है, कहते रहता है। मुंह अंधेरा रहे और कहते हैं रघुनाथ महेश्वर से कि जब आप आए थे उस समय थोड़ा सा अंधेरा था, तोहिन जखन गांव ढुकले तखन भाफे नहीं पारलथुन। जिस समय आप लोगों गांव घुसे उस समय यहाँ के लोग ये समझ नहीं पाए, ये भाप नहीं पाए कि टैक्सी गाड़ी की टैक्सी गाड़ी है कि कार गाड़ी लागे, टैक्सी गाड़ी है या कार गाड़ी है। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देखले डर रहत, तखन बन झारे लुकाए जहात बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागत। अब कहते हैं कि आप जब आए तो लोगों को यह स्पष्ट पता नहीं चला कि कार गाड़ी है या टैक्सी गाड़ी है। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख लें डर रहा है। जब कार गाड़ी देखते हैं लोग, मारुति गाड़ी देखते हैं तो लोगों के मन में डर बना रहता है कि पुलिस ही आ गई। अगर कुछ लोग रहते हैं हमारे गांव में गली में तो वो लोग छुप जाते हैं, और गांव के अधिक लोग होते हैं तो वो पुलिस से ही मुठभेड़ करने लगते हैं, पुलिस से ही लड़ाई करने लगते हैं। यही लिखता है कि कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख लें डर रहत, तखन बन झारे नुकाय जहात। बन झारे मतलब जंगल झाड़ में, जंगल और झाड़ी में सब छिप जाते हैं। बेसी रहले, अगर लोग बेसी रहते हैं तो पुलिस से मुठभेड़ करे लागत, तो पुलिस से लड़ाई करने लगते हैं। एखन हिया मर्दाना कम रहत। उस समय जब आप आए थे उस समय यहाँ जो पुरुष थे वो बहुत कम थे। सेले हिंदे हुंदे नुकाए छिपाए के हथुन, इसलिए यहाँ के पुरुष आपके देखने के बाद लोग छुप गए, इधर उधर छुप गए। जानले कि दुश्मन का गाड़ी ना लगे। जब उन लोग को पता चल गया कि यह कोई दुश्मन का गाड़ी नहीं है, गते गते सब घर घुरबथुन। और जब ये पता लगेगा कि दुश्मन की गाड़ी नहीं है तो लोग धीरे धीरे अपने घर आ जाएंगे। घर घुरबथुन मतलब घर आ जाएंगे। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लगला। अब जो रघुनाथ था वो अपने चाचा महेश्वर को सब रिपोर्ट या सब जानकारी देने लगा। रघु कहे लागल काजे कहियो आर काजे सुनइयो। अब रघु कहने लगे अपने चाचा से कि क्या कहें चाचा, क्या सुनाएं हम आपको, ये इलाका का दुख दर्द, ये इलाका का दुख दर्द हम आपको क्या सुनाएं चाचा, क्या कहें। ये एमसीसी और पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हों। ये एमसीसी की झगड़ा में और पुलिस की झगड़ा में हम गरीब भी पिसा रहे हैं। हम गरीब को भी बहुत परेशानी होती है। बाजार शहर ले दूर बन झाड़ में शांति और सुख खातिर बपोती घर दूरा छोड़ी के बसला। अब शहर से हम लोग गाँव में घुसे क्योंकि सुख शांति थोड़ी सी हमें मिले। शहर में बहुत हलचल होती है, हल्ला वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ को छोड़ करके हम अपने बाप के घरों को छोड़ करके बपोती यहाँ किया है। बपोती घर मतलब बाप की घर को, अपने पूर्वजों की घर को छोड़ करके हम लोग जंगल झाड़ में रहने के लिए आए हैं। यही कहता है कि बाजार शहर ले दूर, बाजार शहर से हम लोग दूर, बन झाड़ में शांति और सुख खातिर, शांति और सुख प्रदान करने के लिए बपोती घर दूरा छोड़ी के बसला। अपने बाप का घर भी छोड़ करके हम लोग इधर बसे। खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जिए खोजला, और हम लोग खेती बाड़ी करके यहाँ हम लोग अपने जीवन जीने के लिए सोचे। मगर हिया ले हाला कान वह लागे है, फिर लेकिन यहाँ भी वही स्थिति है, फिर भी यहाँ भी वही हल्ला होता है। ऐसे तो हिया रहवैये और जाने लगला। यहाँ इतना हल्ला होता है, यहाँ की भी स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ के रहने वाले लोग ही जानते हैं। रघु तनी चुप भय गेल। अब रघु थोड़ा सा चुप होता है। दुराक पिंडा ऊपरे बैठी बैठी आव दुयो के चले लागल। अब इन लोग तो घर में बात इतना कर नहीं रहे थे। महेश्वर घर से बाहर ही निकल रहा था तो रघुनाथ का मिलन होता है। रघुनाथ महेश्वर का पैर छूता है और कहता है कैसे आ गए चाचा। फिर इन लोग अपने घर के बाहर को हम लोग बोलते हैं खोरठा में दूरा, समझे। घर के बाहर को हम लोग बोलते हैं दूरा और दूरा। और ये
दूरा में बैठने वाला मतलब रास्ता में बैठने वाला कुछ ऐसे सिलाप जैसा बनाया जाता है, बैठने वाला एक जैसे चौक होता है ना, तो चौक चौराहा को हम लोग चौक बोलते हैं, लेकिन एक रास्ता में बैठने वाला कुछ ऐसे ऊंचे ऊंचे टिल्ले बनाए जाते हैं, है ना, दूरा में। तो वही दूरा के टिल्ले पर इन लोग बैठ करके बात कर रहे थे, यही यहाँ लिखल है। रघु तनी चुप भय गेल दूराक पिंडा। देखिए जो ऊंचा टिल्ला बनाया जाता है ना, घर के आगे दूरा बोलते हैं गली को, और वहाँ जो टिल्ला सा बनाया जाता है, बैठने की सुविधा बनाई जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं पिंडा। ठीक है, ऊपरे बैठी बैठी आप दुइयों के चले लागल। अब उन लोग वहाँ बैठते बैठते बैठे बहुत देर से थे, फिर वहाँ से उठ करके चलने लगे। एखन तक रघु पीले ना रहे। अब इस समय तक रघु शराब का सेवन नहीं किया था। रघु पीले नहीं रहे मतलब शराब का सेवन नहीं किया था। वो महुआ दारू पिएले छटपटाए लगले, और वे महुआ दारू पिएले छटपटाए लागल, और वे महुआ दारू का सेवन करने के लिए वो बेचैन हो रहे थे। छटपटाए लगले मतलब बेचैन हो रहे थे। रघु सोचल ओकर महेश्वर काका पियहत नायका से ले गुरुजी काका के चलावला। और रघुनाथ सोचने लगे कि मेरे चाचा शराब का सेवन करते हैं कि नहीं, इसलिए वे भी कहते हैं, वे भी अपने चाचा को दारू की दुकान की ओर लेते चलते हैं। और वे सीधा सीधा नहीं कहते कि हम दारू दुकान जाते हैं, चला काका। और रघुनाथ कहता है कि चला काका, चलिए चाचा, तनी हेठ टोला गरीब गुरबाक हाल चाल लोबन। और कहते हैं कि चलिए चाचा, हेठ टोला मतलब नीचे मोहल्ला आप चलिए, थोड़ा उधर गरीब लोग हैं, उनका हालचाल थोड़ा हम लोग देखते हैं। हालांकि इसका बोलने का कुछ अर्थ अलग था, लेकिन इसका जो मेन मकसद था वो दारू का दुकान तक जाना था। और ये दारू का दुकान हेठ टोला अर्थात हेठ टोला में ही वो मिलता था। तो इसका कहने का एक अलग मतलब था कि गरीब को हम लोग उनके हाल चाल को देखेंगे, लेकिन इसका मतलब था दारू पीना, क्योंकि दारू जो मिलता था वो हेठ टोला में ही मिलता था। तो अपने चाचा को कहता है, हेठ टोला गरीब गुरबाक हाल चाल लोबन ऊ सोझबारी ई नाय कहे पारल की चल तनी पी पाए के दिन भर कर थकानी दूर करी लेबे। वो सीधा नहीं बोल पाया कि चलिए हम लोग शराब पी करके आते हैं और दिन भर की जो थकान है वो हम लोग पी करके मिटाते हैं। ये सीधा सीधा रघुनाथ अपने चाचा से नहीं कहता है। यही लिखता है कि उस सोझ बारी मतलब सीधा सीधा नहीं कहे पारल की चला तनी पी पाके दिन भर कर थकानी दूर करी लेब। सीधा नहीं कहता है। काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजा नष्टाने लगल है। अब ये उनके चाचा महेश्वर को क्या पता था कि मेरा जो भतीजा है रघु वो नशा भी करता है। यही लिखता है, काका महेश्वर की का मालूम कि ओकर रघु भतीजा नष्टाने लागल है, आरू मौत दारू पिए खातिर जोगाड़ जुगुत में है। और उनको चाचा को क्या पता था कि रघुनाथ नशा करता है और वे अपने दारू की खोज में वो उधर हेठ टोला जा रहा है। चल्ला महेश्वर रघु कर संगे हेठ टोला बेदिया टोला। वो हेठ टोला का नाम था बेदिया टोला। अब महेश्वर भी चलता है। अरे एक दिन का मेहमान था, अब वो बोला तो उसको चलना भी पड़ता बात रखने के लिए। बेदिया टोला जाए के रघु चाल दे है के गो बहुरिया कर्मी माए। अब जैसे वो बेदिया टोला जाता है अर्थात नीचे टोला जाता है तो रघुनाथ एक औरत को आवाज देता है। क्या आवाज देता है? बहुरी कर्मी माए। कर्मी माए, देखिए ये जो आपकी चुनिया है जो शराब बनाती है, जिनके पति डमरू हैं, तो ये चुनिया को कर्मी माए कहा जाता है। जैसे फुलसरी को हम लोग क्या कहते थे? फुलसरी को भदरुआ माए कहें, क्योंकि इसकी पहचान कहानी में इसके संतान से दी गई थी भदरुआ माए। वैसे चुनिया की भी पहचान इस कहानी में उसके संतान से दी जा गई है। और चुनिया का जो नाम है वो है कर्मी माए, क्योंकि उनके संतान का नाम कर्मी होगा। तो यही कहता है रघुनाथ वहां पहुंचता है और कहता है, दरवाजा ठुकठुकाता है और कहता है, बहुरिया कर्मी माए दरवाजा खोला, दरवाजा खोलिए, खोला गो खोला, खोलिए खोलिए, हम लागियोन, हम हैं, ऐसे कहता है रघुनाथ दारू दुकान में जा करके। रघु बात पूरी नाय भेल रहे कि दरवाजा खुलल और रघु का
बात पूरा नहीं हुआ था और वो दरवाज़ा खुल जाता है। अवधा चिन्ह के और उनकी आवाज़ चिन्ह करके वो दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि वहाँ का वो प्रिय ग्राहक होता है, लगातार आना जाना होता है। लोगों आवाज़ पहचान लिए थे तो आवाज़ सुन करके ही वो दरवाज़ा खोल देते हैं। कौन? कर्मी माए, ठीक है, जिनका नाम होता है चुनिया। रघु ढुकल संगे संगे महेश्वरो ढुकल अंगनाए। और अंगना घर का जो बीच का जो स्थान होता है उसको हम लोग अंगना कहते हैं। घर चारों तरफ से बनाया जाता है, बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अंगना। ठीक, तो वही रघु ढुकल संगे संगे महेश्वरो ढुकल अंगना वहाँ दोनों कोई जाते हैं। ढुकल मतलब जाते हैं। अंगना खटिया बिछाई दहली कर्मी माई चुनिया। और अंगने में चुनिया जो है वो खाटी, बैठने की एक व्यवस्था होती है खाटी, वो वहाँ एक बिछा देती है, मतलब लगा देती है बैठने के लिए। दे एक बोतल दारू और गिलास। रघु कहता है कि कर्मी माए आप एक बोतल दारू दीजिए और गिलास दीजिए। गिलास की यहाँ संख्या नहीं बताई, 1 या 2, तो ये कहता है कि आप एक बोतल दारू दीजिए और गिलास दीजिए। चुनिया तनी देरी बाद एगो बोतल भरी के 2 गिलास लानी के अगुवाई दहले रघुक आगुतर। अब चुनिया माए आती है, सॉरी चुनिया माए नहीं, अगर माए बोलेंगे अगर हम लोग तो कर्मी माए बोलेंगे, तो चुनिया है ना। चुनिया थोड़ी देर के बाद आती है एक बोतल दारू लेकर के और तो गिलास को देख लेकर के। हालांकि उनको पता रहता है कि अगर रघुनाथ के साथ अगर कोई भी आया है तो वो भी शराब का सेवन करता होगा। ऐसे चोर के साथ रहिएगा तो चोर आप भी कहलाइएगा, दरपिया के पास रहिएगा तो दरपिया आप भी कहलाइएगा। ठीक उसी तरह से चुनिया सोची कि अगर रघुनाथ के साथ हमारे घर में इनका आगमन हुआ है तो वो भी दारू पीते होंगे। हालांकि ये स्पष्ट सी बात है, ऐसे कोई भी सोचेगा। ठीक उसी तरह से चुनिया भी सोची और वे एक बोतल दारू लाने के साथ साथ वो 2 गिलास ले आकर के रघुनाथ के आगे रख दी। रघुनाथ 2 गिलास से दारू भरल और रघुनाथ दोनों गिलास में दारू को भरता है, शराब को भरता है। एको गिलास काका महेश्वर बाटे खसकावल और 1 गिलास भर करके अपने चाचा महेश्वर के आगे खिसकाता है, मतलब बढ़ाता है ना। फिर उठाए के देलहन काका ला और फिर उठा करके देता है कि लीजिए चाचा आप भी पीजिए। महेश्वर गिलास नाय झोकल और महेश्वर गिलास को नहीं लेता है। वो कहल हम दारू मौद ना पिए हैं भतीजा, और कहते हैं महेश्वर रघुनाथ से कि हम दारू मौद नहीं पीते हैं भतीजा। तो फिर रघुनाथ कहता है अच्छा काका तो हम शुरू करिए। फिर कहता है रघुनाथ कि अच्छा चाचा अगर आप नहीं पीते हैं तो क्या हम शुरू करें। पूरा ये श्रम की ये बातें तोड़ दिया। फिर कहता है कि चाचा हम शुरू करें। ये बेहलाहाज की बात हो गया, खोरठा में बोलते हैं तो अपने बड़ों के साथ पीना। और यहाँ तो इसका बड़ा पी भी नहीं रहा था जो इससे बड़ा था, फिर भी ये व्यक्ति पी रहा था। मतलब इसी चीज़ को हम लोग खोरठा में बोलते हैं कि लाज शर्म धो करके पी गए हैं क्या। मतलब बड़ा व्यक्ति नहीं पी रहा है, उसके गार्जियन स्वरूप है, वो गार्जियन के सामने दारू का सेवन करता है, अर्थात शराब का सेवन करता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि लाज शर्म धो करके पी गए हो क्या। चलिए इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जब रघुनाथ ने अपने चाचा से परमिशन मांगते हैं कि चाचा अगर आप शराब का सेवन नहीं करते हैं, अर्थात अगर आप दारू नहीं पीते हैं, तो अब हम पीना स्टार्ट करें, तो उनके चाचा का क्या जवाब होता है यहाँ से आप देखिएगा। उनके चाचा कहते हैं हाँ तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विघ्न नाय देबो। यही कहते हैं कि हाँ अगर तुम पीते हो, अगर भतीजा तुम पीते हो तो तुम अपना काम शुरू करो, तेरे पीने में हम कोई बाधा नहीं डालेंगे, तेरे काम में हम कोई बाधा नहीं डालेंगे। ऐसे एक दिन का मेहमान था, वो क्या बाधा डालता एक दिन के लिए। यही कहता है हाँ तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विघ्न नहीं देबो, तो खा पी
कोनो मना ने खो, और कहता है तुम खाओ पियो भतीजा, इसमें कोई मना नहीं है। महेश्वर रघुकर लाज शर्म तोड़ला, और महेश्वर ये बात करके रघु का लाज शर्म तोड़ देता है। नहीं तो ऐसे रघु को लगेगा, रघु जो है वो लज्जित हो जाएगा, इसको हम लोग खोटा में कहेंगे तो लजा जाएगा, उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी, क्योंकि एक अभिभावक स्वरूप उसके सामने बैठे हुए हैं, उसके गुरु स्वरूप उसके सामने बैठे हुए हैं। अगर वे परमिशन नहीं देते और अगर महेश्वर इस प्रकार से नहीं बोलते तो रघुनाथ को अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती। इसलिए उनके चाचा कहते हैं कि तो खा पी कोनो मना ने खो, महेश्वर रघुकर लाज शर्म तोड़ला। रघु दारू पिए लागल। अब रघु जो है वो शराब का सेवन करने लगते हैं। महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल, और पास में जो बैठी थी चुनिया, जो दारू दी थी अर्थात जो शराब दी थी, वो वहीं बैठी हुई थी। एक रघु वहीं पी रहे थे और महेश्वर वहीं बैठे हुए थे, तो चुनिया भी वहीं बैठी हुई थी। यही लिखता है महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल, और पास में ही चुनिया बैठी हुई थी, तो महेश्वर चुनिया को देखता है। चुनियों महेश्वर के आँख मिलावल, और चुनिया और महेश्वर एक दूसरे को देखते हैं, आँख में आँख उन लोग का मिल जाता है। चुनिया का मुँह कान देखी के महेश्वर कर मने नाना रकम कर सवाल उठे लगलन, और चुनिया का फेस देख करके, ऐसा मुरझाया हुआ फेस उसका था, तो वो फेस देख करके महेश्वर के मन में कई प्रकार का प्रश्न उठने लगा। यही लिखता है नाना प्रकार मतलब कई प्रकार का प्रश्न, नाना रकम मतलब कई प्रकार का प्रश्न महेश्वर के दिमाग में उठने लगता है। चुनिया का मुँह कान देखी के महेश्वर कर मने नाना रकम कर सवाल उठे लगले। वो पूछे लगले आएगो तोर घारा का मालिक कहाँ हो। अब महेश्वर पूछने लगता है चुनिया से कि आपके घर का मालिक कहाँ है, मतलब आपके पति देव कहाँ हैं। पूछने का मतलब ये होता है महेश्वर का कि चुनिया से पूछते हैं कि आपके पति देव कहाँ हैं, अर्थात आपके घर के जो मालिक हैं वो कहाँ हैं। चुनिया कोनो जवाब नहीं दैल, और चुनिया इसका कोई जवाब नहीं देती है। गते गते ओकर आँख से लोर बहराई लगले। अब चुनिया के आँख से आंसू निकलने आता है। जब उससे प्रश्न किया जाता है कि आपके मालिक अर्थात आपके पति देव कहाँ हैं, तो चुनिया के आँखों से आंसू निकलने लगता है। गते गते मतलब धीरे धीरे चुनिया के आँख से ओकर मतलब किसके बारे में बताया गया है, तो चुनिया के बारे में बताया जा रहा है। धीरे धीरे चुनिया के आँख ले लोर बहराई लगले। धीरे धीरे उस आँख से आंसू निकलने लगता है। लोर मतलब आंसू, बहराई मतलब निकलने लगले मतलब लगता है। ऊ कोनो बोले खोजे हेल मगुर अपन आँखें लोर छुपावे कोर्निश करे थे। महेश्वर फिर पूछल, वो कुछ बोलने खोज रही थी लेकिन अपनी आँख की जो है आंसू वो छुपाना चाह रही थी। लेकिन फिर से महेश्वर पूछते हैं, फिर पूछल तो तोहे हमर सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे के लोर ढरकाई देले और चुपचाप रही गेले। और महेश्वर फिर कहता है कि आप मेरा प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिए, सिर्फ अपने आँख से आप आंसू गिरा दिए, ढरकाई देले मतलब आँख से आंसू गिरा दिए और मेरा प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिए। यही कहता है कि तो हमर सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे के लोर ढरकाई देले मतलब गिरा दिए और चुप रही गेले और आप अपने आप शांत रह गए। बाबा तो हर सवाल का काजे जवाब देबोन। अब चुनिया कहने लगी कि बाबा हम आपके प्रश्न का क्या हम जवाब दें। चुनिया आँखें को लोर पोछले बोल रहे और फिर चुनिया अपने आँख की जो आंसू है, लोर मतलब आंसू, पोछले मतलब पोछते हम बोलते हैं। घरक मालिक एमसीसी और पुलिस लड़ाई मारल गेले और कहते हैं एक दुख है
एक मेरे साथ घटना घटी है कि जो ये एमसीसी एरिया है, जो यहाँ आतंकवाद से ग्रसित एरिया है, इस एरिया में पुलिसों और आतंकवादियों से मुठभेड़ होते रहता है। इसी मुठभेड़ में अर्थात इसी लड़ाई में मेरे पति भी मारे गए हैं। और कहता है घाराक मालिक एमसीसी और पुलिस के लड़ाई मारल गए। छोटे छोटे खेत बाड़ी है, छोटा छोटा मेरे पास थोड़ा सा खेत बाड़ी है, 2-4 गो करहो ना पा रहे, और 2-4 गो ऐसे हैं जिसमें हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, जिसमें हम कोई अनाज उगा नहीं पाते हैं, उसकी उपज हम ले नहीं पाते हैं। कौने लेखे छुआ पूता पोसे लागल ही, और कहती हैं कि हम किसी तरह से हम अपने छुआ पूता मतलब अपने बच्चे को किसी तरह से पाल पोस रहे हैं। चुनियक आँखें फेर लोर ढर के लागल, और जो चुनिया थी उनके आँख में फिर से आंसू आ गया, और फिर आँख से आंसू गिरने लगा। तनी देरी तक सब है चुप रहला, और थोड़ी देर तक तीनों व्यक्ति थे। आपको पता है, एक महेश्वर, एक रघुनाथ और एक चुनिया। तीनों जो व्यक्ति थे वो थोड़ी देर के लिए चुप रहे। महेश्वर कोनो बोलतला कि चुनिया अपन आरो दुख सुनावतलिक। अब महेश्वर बोलता और चुनिया अपनी और दुख भरी कहानी सुनाती। रघुनाथ बोली उठल, और इसी समय रघुनाथ पीते पीते बोलता है, गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल है। कहता है किसके बदले? चुनिया के बदले, कि ये जो है वो बड़ी दुख से जी रही है। एकर मरद के एमसीसी वलन ठकी समझाए के अपन गुटे जबरदस्ती राखल थी, मेंबर बनल थी। और कहते हैं रघुनाथ वहीं के निवासी थे, तो अच्छे ढंग से जानते थे। वह कहते हैं कि जो आपकी ये चुनिया है, चुनिया की पत्नी जिनका नाम डमरू था, डमरू को एमसीसीओ ने अपने साथ मिला लिया, फुसला करके, बहला करके, और उस गुट का मतलब उस समूह का उसको अपना एक सदस्य बना लिया। यही कहता है यहाँ कि एकर मरद के एमसीसी, एकर मरद मतलब यहाँ बात कर रहा है किनके पति के बारे में? तो यहाँ बात कर रहा है किनके पति के बारे में? तो चुनिया के पति के बारे में। कहता है एकर मरद के एमसीसी वाले ठकी समझाए के अपन गुटे मतलब अपन समूह में जबरदस्ती राखल थीन, जबरदस्ती रखें, मेंबर भी बनौल थीन, मेंबर भी बनाए। बेचारा डमरू बेस होशियार तो ना रहे। डमरू जो है उनके पति, चुनिया के पति थे, वे बहुत होशियार नहीं थे, मगर अपन हिकमत से अपन परिवार वैसे चल विहेल। कहता है कि इनके पति बहुत होशियार नहीं थे, लेकिन हाँ किसी तरह अपने परिवार को ठीक ठाक चला लेते थे। एकर ओकर साझा बुझी करी के बेस खाए पिए हेलक। और कहते हैं इनके पास इतनी ज़मीन नहीं थी, लेकिन दूसरी की ज़मीन में खेती करके, साझा मतलब समझते हैं ना, दूसरे की खेत में हम अपना उपज अगर किसी भी फसल को लगाएंगे, उससे जो उपज होगी आधा उपज उसको देंगे खेत वालों को, और आधा उपज हम अपने रखेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं साझा। तो ये जो चुनिया के पास कोई खेत नहीं था, बहुत सारी खेत नहीं था, अर्थात डमरू के पास कोई बहुत अधिक खेत नहीं था, तो ये साझा करता था। उससे जो जमीन से जो भी उपज होती थी, आधा उपज जमीन वालों को दे दी जाती थी और आधा उपज ये अपने पास रखते थे। इसी को कहते हैं हम लोग साझा। तो यही कहता है रघुनाथ डमरू के बारे में कि अकर वकर साझा बुझा करी के बेसे खाए पिए हलक, कि इन लोग जो डमरू थे वो साझा वगैरह कर करके अपने परिवार को ठीक ठाक चलाते थे, ठीक ठाक खा पी लेते थे। एमसीसी वालन के संग लागी के अकर घारा की दुर्दशा है। और कहते हैं कि एमसीसी के साथ लग करके, एमसीसी के साथ रह करके इनके घर की ये दुर्दशा हो गई है। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गलक, और रघुनाथ बोलते बोलते रुक गया। ठहर गलक मतलब रुक गया, क्योंकि वो अपना पीने का भी तो काम कर रहा था। मौका मिलते महेश्वर के आगू बात बढ़ावेले, और महेश्वर इसके बारे में और जानकारी लेना चाहता था और इस बात को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता था, ताकि एक विस्तृत उसे जानकारी मिल सके उस क्षेत्र के बारे में। वो पूछल कैगो छुआ हाथी एकर, और फिर वो पूछते हैं कि कैगो, वो पूछते हैं कैगो मतलब कितने गो इनके बच्चे हैं।
रघुनाथ के ना कुछ जवाब देते चुनिया बोले लगले। और रघुनाथ इतना सारा रघुनाथ पहले बोल चुका था, तो रघुनाथ का जवाब चुनिया नहीं देती है। और फिर चुनिया बोलने लगती है, हमार 2 गो बेटी और 1 गो बेटा है बाबा, लड़कियन बड़ लगल थीन और बेटवा छोट लागे, यह 3-4 साल बच्चर के है। और कहती है चुनिया कि जो मेरी लड़की भी है, 2 लड़की है और 1 लड़का है। ठीक, 2 लड़की है और 1 लड़का है। लड़कियां बड़ी है और लड़के छोटे हैं। लड़का जो है एक छोटा है और वो लड़का का जो उम्र है वो 3-4 बच्चर है, 3-4 वर्ष है। यही कहता है, हमार 2 गो बेटी और 1 गो बेटा है, मतलब टोटल 3 गो बच्चा होता है। बाबा लड़कियां बड़ लागथिन, बेटवा छोट लागे, यह 3-4 साल बच्चर के है। कहियो बोने देतुन पोत लेके गांव शहर बाजार जाही, बेची खुची के 2 दाना लानही, छुअक और अपन पेट पोसी। अब ये कहती है कि हम सिर्फ दारू ही नहीं बेचते हैं, जो जंगल है वहाँ से दतुअन और उसके जो पत्ते होते हैं वो बाज़ार में ले जा कर के बेचते हैं, वहाँ से 2 पैसा की आमदनी होती है, मतलब कुछ रुपये वहाँ से हम कमा लेते हैं, अपने बच्चा का पेट पाल लेते हैं और अपना पेट हम पाल लेते हैं। यही कहती है, कहियो कहियो जे बुद्धि ज्ञान माए बाप ठिन सीखल ही, ससुरारे जे देख ले कर ले आयल ही, महुआ दारू चुआ है, 2 पैसा होवे है, नून तेल जुटाही। अब फिर कहती है कि उसी से मेरा काम नहीं चलता है, बाजार जाने से, बाजार में दतवन और पत्तों बेचने से, जो मैंने नैहर में जो हम सीखे हैं। नैहर समझते हैं जहाँ किसी भी लड़की का जन्म होता है उसे हम लोग नैहर कहते हैं, और वो लड़की जहाँ शादी कर दिया जाता है फिर उसको, और वो वहीं रहने लगती है, फिर उसको हम लोग ससुराल कहते हैं। तो नैहर मतलब जहाँ लड़की का जन्म होता है, बाप के घर को नैहर कहते हैं, और जहाँ उसके पति का घर होता है उसे हम लोग कहते हैं ससुराल। तो यही कहती है चुनिया कि जो हम अपने बाप के घर और जो हम अपने पति के घर सीखे हैं, देखे हैं, दारू चुआने का काम, वो भी हम काम करते हैं ताकि इससे भी 2 पैसा आ जाए और अपने हम परिवार को चला पाएँ। यही यहाँ कहती है, कहियो कहियो जे बुझे ज्ञान माए बाप ठेन सीखल ही, ससुरारे जे देखले कर ले आयल ही, महुआ दारू चुआए के 2 पैसा होवे है, नून तेल जुटावे ही, उसी 2 पैसा से हम नमक लाते हैं और तेल लाते हैं, अपने खाने की जो सामग्री है उसे ले आते हैं। चुनिया का खेलो रेखन थमाए गेल रहे। अब चुनिया कितना रोती, अब उनके आँख में थोड़ा सा आंसू नहीं आ रहा था, मतलब वो अब नहीं रो रही थी, वो अब थोड़ा सा थम गई थी। रघुनाथ तो उठेले अकबा काहेल, अब रघुनाथ का काम हो गया था, उनका मकसद था पीने का, अब वो पी लिया था। अब उसका मन था कि अब हम उठ करके चले जाएं। मगुर महेश्वर के कहल पर की रह सुने दे, बेचारी कर दुख सुख घरे न अब जाए के है। और फिर उसको महेश्वर कहता है, रुको रघुनाथ, इनके दुख सुख को हमें सुनने दो, अब हमें अभी घर हमें नहीं जाना है। रघुनाथ घोड़ी बैठ गेल रहे। अब रघुनाथ फिर से घोड़ी मतलब फिर से बैठ जाता है खटिया ऊपर। महेश्वर फिर पूछल चुनिया के, बेटियन स्कूल भेजे ही कि नहीं। अब फिर महेश्वर चुनिया से पूछता है कि बड़ी बेटी है, बड़ी है बेटी, तो क्या उसे स्कूल आप भेजते हैं, या स्कूल कहाँ भेजे पारबे बाबा। अब कहती है चुनिया कि स्कूल हम क्या भेज पाएंगे बाबा, एगो छुआटी घर अगरे बबुआ ठेकाई खिलावा है, राखे बड़की छगरी पठू दूगो हथिन, ओखनिन के चरवे बजवे में रही जा है। अब कहती है कि जो छोटी वो मेरी बच्ची है, 2 लड़की है, एक लड़की घर को देखती है, मतलब छोटी लड़की घर को देखती है, घर को संभालती है, बच्चा जो उसका एक भाई है उसको खिलाती है और उसको देखती है, और जो बड़ी बेटी है उसका काम है कि मेरे घर में 2 छगरी पठरू, कहने का मतलब ये है बकरी है, बकरी के बच्चे को पठरू कहते हैं, उसको संभालती है। यही यहाँ कह रही है कि
स्कूल का भेजे पारबे बाबा, स्कूल हम कैसे भेज पाएंगे बाबा। एगो छुआ टे घर अग्रहे बबुआ ठेकही खेलाही राख है बड़की छगरी पठरू दूगो हथी ओखिने के चरवे बजवे में रही जा है। बप्पा रहत रहथिन तो छुआने स्कूल जातलथिन, हमहू छुआन के पढ़ाबतलियन मगुर का। जखन हमर किस्मत फूटल है तखन केकरा दोष देबै। अब कहते हैं कि जिस समय इनके पिताजी रहते थे, अर्थात जब इनके बप्पा मतलब होता है पिताजी, जब इनके पिताजी रहते थे तो बच्चे लोग स्कूल जाते थे। मेरा भी मन था कि हम भी बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, मतलब मेरी किस्मत ही खराब है, तो हम किसी को क्या दोष दें। तखन केकरा दोष देबै नहीं हरलो, कोनो आशा भरोसा मदद पावे के नेखे। से ले जे हेते ऊपर वाला, जखन ये है मर्जी है तखन आर का करे पारियन। अब कहते हैं, चुनिया कहती है कि अब मेरे नैहर से भी कोई ऐसा भरोसा नहीं है, कोई मदद का भरोसा नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं। जखन यहाँ लिखा है जखन यह मर्जी है तखन आर का करे पारिये, अब हम क्या कर पाएंगे। चुनिया निडर है के बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख खोली के राखे लगल। तो ये अब वो ना महेश्वर से निडर हो जाते हैं बात करते करते, और अपनी सारी दुख दर्द महेश्वर को सुनाने लगते हैं। यही कहते हैं निडर है के मतलब कि उनके अंदर अब डर रहा नहीं। महेश्वर कोई नया आदमी आया था उनके पास, लेकिन बात विचार करते करते एक दूसरे में घुल मिल गए। और यहाँ लिखा हुआ है निडर है के बाबा महेश्वर के आगू अपन, ये जो है चुनिया पूरी अपनी कहानी, पूरी अपनी दुख भरी कहानी, अपन दुख सुख खोली के राखे लगल। हाँ, पूरा का पूरा अपनी दुख सुख कहानी महेश्वर के सामने खोल करके रख देती है, विस्तार रूप से बताने लगती है। तो यह तो कहा है ठीक बाबा, जो महेश्वर कहा था कि अपने बच्चों को आप पढ़ाते, बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। अगर वे बच्चे को पढ़ाते तो घर कौन देखता, उनकी बकरी कौन देखती, और बकरी के जो बच्चे थे उसको कौन देखते। तो यही कहती है कि आप ठीक कह रहे हैं बाबा, महेश्वर को कहती है चुनिया कि आप ठीक कह रहे हैं। मगर सोची देखी सोची आवही हम छुआ की स्कूल एखन भेजे ना पारबे। अब ये कहते हैं कि हम सोचते हैं लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। समांग निचुत रहे हैं वखिन छुआ पुता पढ़वे पा रहत। अब कहते हैं ये कि जिसका समांग मतलब जिसका शरीर अच्छा रहता है, जिसके जीवन में खुशी रहती है, वे अपने बच्चे को पढ़ा पाते हैं। जिसको इतना दुख नहीं होता है, जिसका घर अच्छा से चलता है, जिसके पिताजी होते हैं उसका घर अच्छे से चलता है, तो उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। अब थोड़ी सी और कहानी बची हुई है, इस कहानी को आगे भी देख लेते हैं। ये आगे चुनिया कहती है, ये हो गाँवे देखे ही जखिन के थोड़ कुछ है, वखिन के छुआ पढ़ल लिखल हथिन, बाकी सब हमरे जैसन हथ। चुनिया कहती है कि जिसके पास थोड़ा बहुत धन दौलत है उनके बच्चे पढ़े हैं, और जिनके पास धन दौलत नहीं है उसके बच्चे पढ़े नहीं हैं, मेरे जैसे ही हैं। यही कहती है चुनिया ज्ञानी लेखें महेश्वर के ज्ञान दिए लगलन, और ये सारी जो बात चुनिया सुना रही है वो महेश्वर को सुना रही है। जैसे चुनिया एक बहुत बड़ी ज्ञानी हो, ऐसे वो अपना ज्ञान महेश्वर को बांट रही है। कौनो ऐसन घर ई आसे पासे टोला नखे जहाँ हम धांगरीनो रही के छुआ के स्कूल पढ़ावे लियन, और धांगरीनो रहले हमार सब छुआ के पोसी देतलो का। अब महेश्वर से कहती है कि अगर यहाँ इस गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ हम बाई की काम करके अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अगर हम कहीं बाई की काम करते हैं तो क्या मेरे बच्चे को वो पोस देंगे, पाल देंगे। यही कहती है। चुनिया बोलते रहले, महेश्वर और रघुनाथ चुप रहल। चुनिया इस बात को बोलते रह जाती है और
रघुनाथ और महेश्वर इनके बात को सुनते रह जाते हैं और चुप रहते हैं। चुनिया फिर बोलने लगले और चुनिया फिर बोलने लगते हैं, सब लाज भी छोड़ के ककरो लौंडी न रहले तो हमार ई छुआ पुता के नाय देखी के संहार दे तक। अब ये कहती है अगर हम किसके घर नौकरानी भी बन जाते हैं तो भी मेरे इस बच्चे को कोई नहीं देखेगा, से ले जखन तक हमार अपन छुआ के पौध नाय करे पारियन तखन तक हम सोचे उपाय नहीं खे। अब ये कहती है जब तक मेरे बच्चे और बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक और हम कुछ नहीं सोच सकते हैं, इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं है। एमसीसी और सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे जे नाय पारे लागल ही। अब ये कहती है कि पुलिस की मार और ये सरकार की मार जो हम पे पड़ी हुई है, इसके मार के कारण हम उठ नहीं पा रहे हैं। जो हमें सरकार और उनके पुलिस जो मारे हुए हैं वो एक खतरनाक मार मारे हुए हैं, उस मार से हम उठ नहीं पा रहे हैं। रात दिन सोचे ही, रात दिन हम सोचते हैं हम जियब कैसे, हम जीऊँ कैसे, मैं जीऊँ कैसे। यहीं से लिया गया है आपके कहानी का नाम। आप जो यहाँ आप नाम देख रहे हैं कहानी का, हम जियब कैसे, ये यहीं से लिया गया है, मैं जीऊँ कैसे या हम जीऊँ कैसे। चुनिया एक बारगी चुप है गेल। एक चुनिया एक इतनी सारी बातें कहते कहते एक बार चुप हो जाती है। रघुनाथ और महेश्वरो उठी के चल लगल और जब चुनिया चुप हो जाती है ये सारी कहानी सुना करके, तो फिर महेश्वर और रघुनाथ भी वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इससे संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। जब छाहिर में टोटल 10 कहानी है, छाहिर बुक में टोटल 10 कहानी है, उन 10 कहानी को पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे ताकि आपसे एग्जाम में कोई प्रश्न ना छूटे। ये विस्तृत जानकारी है, इसे विस्तार में और आप जानकारी नहीं ले सकते हैं। ये पूरी तरह से विस्तार में जानकारी आपको दी जा रही है। इसमें अगर समझने में या कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।